हमारे चैनल को स्वागत कर रहे हैं। और आज वाला जो वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग वाला वीडियो है और ये हमारे व्यूअर्स लोगों की डिमांड पर हम बनाए हैं। और ये वीडियो का जो सब्जेक्ट लाइन है वो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। लूम आरपीएम, प्रेशर टाइमिंग, उसके साथ क्या उसका रिलेशन है। लूम का आरपीएम क्या है, उसके साथ प्रेशर टाइमिंग क्या उसका रिलेशन है। लूम आरपीएम कम होगा तो क्या प्रेशर टाइम में फ़र्क पड़ेगा, और लूम आरपीएम बढ़ेगा तो प्रेशर टाइम में क्या चेंजेस आएगा, इसके ऊपर ये वीडियो था। तो हमारे कुछ व्यूअर्स थे, उत्तर प्रदेश का भी थे, कुछ गुजरात से भी थे और कुछ आउटसाइड कंट्री का थे। तो उन लोगों ने बोले कि नहीं लूम आरपीएम के हिसाब से प्रेशर का और टाइमिंग का कैसे सेटिंग करें। तो एक्चुअली क्या है, ये जो मैं टॉपिक आज डालूंगा कोई एक बेसिक एक पर्टिकुलर लूम को ऊपर नहीं ले जाऊंगा। अगर टोयोटा को बताऊंगा तो सुडोकोमा वाले बोलेंगे कि सुडोकोमा के ऊपर नहीं बताए। तो इसके लिए ये जो वीडियो रहेगा कि बेसिक रहेगा, पर आप लोग जैसे भी कहीं भी लूम पे काम कर रहे हो तो हर एक लूम के लिए एयरजेट लूम के लिए काम करेगा, मतलब यूजफुल रहेगा। आप इसको यूज करके किसी भी लूम पे आप अपना सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग मशीन के हिसाब से सेटिंग थोड़ा बहुत 19-20 प्लस माइनस रहता है। बाकी जो बेसिक चीज़ है एक सेटिंग का, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो आप लोग टोयोटा में काम करो, चाहे पिकानल में काम करो, चाहे इटमा किस कोई भी एयरजेट में आप काम कर रहे हो, तो ये वाला वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो आज वाला वीडियो चलते हैं, टाइम वेस्टेज करेंगे नहीं। और हमारे चैनल को जो पहली बार देख रहे हो वो पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन में प्रेस करके रखिए कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ठीक, तो आज वाला वीडियो जो लूम आरपीएम के साथ साथ प्रेशर और टाइमिंग का क्या रिलेशन है, पहले समझेंगे। आरपीएम, प्रेशर और टाइमिंग, ये तीनों को अलग अलग हिसाब से समझेंगे। और फिर बाद में क्या है, इसके साथ प्रेशर का क्या रिलेशन, आरपीएम के साथ टाइमिंग का क्या रिलेशन। ठीक, तो हमारे वीडियो मैं क्या डीपली ले जाऊंगा तो कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही इस वीडियो में। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सर्कल टाइप का बनाया हूँ और नीचे लाइन टाइप का बनाया हूँ, दोनों एक ही है। बाकी यहाँ पे जो लूम का डिग्री को शो किया हूँ वो सर्कल, टाइमिंग सर्कल होता है ना क्रैंक शाफ्ट में जिस साइड में वो उसका ब्रेक लगा है उस साइड में एक टाइमिंग पुली मशीन पुली जो होता है उसमें एक डिग्री क्या मेंशन किया गया है, मशीन का रोटेशन डिग्री। तो उसका क्या है, 0, मशीन इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये वाला पोजीशन थोड़ा घूमने के बाद आगे चला जाएगा, 90 वाला पोजीशन इधर आएगा, फिर 180 वाला पोजीशन इधर आएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और उसका जो डिग्री वाला सर्कल है, मशीन का टाइमिंग जो सर्कल है, टाइमिंग सर्कल, ये होता है अपना 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, फिर 360, जहाँ फिर 0 से वापस वही चालू हो जाता है। ये टाइमिंग सर्कल है। ठीक है, मशीन का जो डिग्री शो करता है उसका टाइमिंग सर्कल। तो उसमें क्या है, इसको सर्कल के हिसाब से दिखाया हूँ, बाकी जो नीचे वाला फिगर में उसको क्या लाइन डायग्राम करके दिखाया हूँ। एक स्ट्रेट लाइन में उसको क्या है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, यानी हर 90 डिग्री का टाइम इंटरवल के हिसाब से मैं यहाँ पे 0 से लेकर 360 दिखाया हूँ। फिर बाद में 360 के बाद जो स्टार्ट हो जाता है फिर वापस 0 से ही स्टार्ट होता है। तो ये फिर ये वहाँ तक खत्म हो जाता है, फिर इधर से स्टार्ट होता है। ये रिपीट चलता रहता है, जैसे हमारे 0 से 360 का जो रिपीट है वो चालू रहता है। तो हमारा जो आरपीएम करके टर्म आया, जो रिवोल्यूशंस पर मिनट, तो पर मिनट में हमारा जो क्रैंकशाफ्ट होता है कितना रोटेशन कितना रहता है, तो नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, रोटेशन पर मिनट कह सकते हो, रिवोल्यूशन पर मिनट कह सकते हो। ठीक है, पर मिनट में कितना रोटेशन ले रहा है, कितना वो राउंड ले रहा है, वो होता है आरपीएम। तो ये आरपीएम तो ये हो गया कि पर मिनट में कितना राउंड ले रहा है वो मेंशन होता है। और डिटेक्ट करता है कौन, मशीन में जो एनकोडर लगता है, जो हमारा ऑप्टिकल एनकोडर होता है। तो वो क्या है, हमारा जो मशीन का किस पोजीशन में खड़ी है और उसका क्या आरपीएम है, आरपीएम क्या है, मशीन जो क्रैंकशाफ्ट का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो क्या है, ये सब दर्शाता है हमारा एनकोडर। फिर एनकोडर से हम माइक्रो प्रोसेसर जो लगा है मशीन की, उसमें शो करता है मशीन कितने आरपीएम में चल रही है। तो आरपीएम हो गया ये कि नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट, या तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। फिर प्रेशर क्या है, एयरजेट लूम पे प्रेशर यही है जो आपका सप्लाई एयर प्रेशर दिया हुआ है। और एयर प्रेशर हमारा मेन कंप्रेसर से पाइपलाइन होते हुए
हमारा लूम की तरफ आता है, लूम पे अपना फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर को होते हुए फिर आता है अपना जो रेगुलेटर साइड में, रेगुलेटर जो सिस्टम लगा है रेगुलेटर के तरफ, फिर रेगुलेटर से आगे हम कितना मेन का ऑक्सिलरी का रिले का जो सब नोजल कहते हैं उसको कितना कितना प्रेशर कहाँ सेट करना है, वो रेगुलेटर के हिसाब से हम आप अकॉर्डिंग धागे के हिसाब से और कपड़े का विड्थ के हिसाब से आरपीएम के हिसाब से हम क्या करते हैं, रेगुलेटर के हिसाब से हम उसको कम ज़्यादा करके फिर उसको जो अपना रिस्पेक्टिव टैंक होता है, जैसे मेन नोजल का मेन टैंक, ऑक्सिलरी नोजल का ऑक्सिलरी टैंक, सब नोजल का सब नोजल टैंक जो होता है, रिले टैंक होता है, तो वो टैंक तक फिर प्रेशर को भेजता है। फिर प्रेशर वहीं से कनेक्शन हुआ है जो उसका पाइप होता है, वाल्व वाला पाइप, ये कि वाल्व का इनपुट पाइप होता है, फिर वाल्व का आउटपुट पाइप होता है। जो प्रेशर वहाँ से रेगुलेटर से हम जो सेट किए हैं वो टैंक में जाता है, फिर टैंक से ऊपर वो मेन जो मतलब जैसे मेन नोजल का वाल्व है, मेन नोजल वाल्व होते हुए फिर मेन नोजल के आउटपुट में निकल जाता है। तो वाल्व जैसे टाइमिंग के साथ हम यहाँ पे वाल्व जो प्रेशर है मेन एयर प्रेशर है, और टाइमिंग क्या होता है, जो भी वाल्व है हमारा जो कनेक्शन है, वाल्व को एक इनपुट प्रेशर दिया जाता है, उसका आउटपुट प्रेशर हम एक आउटपुट प्रेशर भी है जो हमारा नोजल के साथ कनेक्ट है, चाहे वो ऑक्सिलरी नोजल हो या तो हमारा मेन नोजल हो या तो सब नोजल रिले नोजल हो। तो इसका क्या है, जो टाइमिंग हम जिस हिसाब से सेट करेंगे तो वाल्व अकॉर्डिंग वही काम करेगा, और प्रेशर वो कम ज़्यादा नहीं करेगा, प्रेशर रहेगा कम, प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर है। बाकी जो वाल्व है वो वाल्व क्या करता है, वो एक जो प्री प्लान्ड सेटिंग रहता है मशीन में, जो पहले से हम सेटिंग डाले हुए हैं, उस हिसाब से क्या है वाल्व प्रेशर कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, प्रेशर कब फ्लो चालू रहेगा कब फ्लो उसका एयर फ्लो बंद रहेगा, वो क्या होता है वो वाल्व डिसाइड करता है। और वाल्व किसके ऊपर डिसाइड करता है, अपना धागे का ट्रैवलिंग के नेचर के ऊपर, धागा किस हिसाब से पिकिंग किस तरह होता है, पिकिंग का अलग अलग पोजीशन दिखाया जाता है, लूम पे अलग अलग पोजीशन दिखाया जाता है। हर एक प्रिवांडे से भी जितना भी टर्न होता है एक पिक के लिए, हर एक पिक का हर एक राउंड का एक डिग्री निकलता है, कितने डिग्री में फर्स्ट राउंड गया, सेकंड राउंड गया, थर्ड राउंड गया। जो एक पिक जैसे कि 3 राउंड का एक पिक होता है, 4 राउंड का एक पिक होता है, तो अगर 3 राउंड है तो 3 अलग अलग राउंड का हर एक राउंड का डिग्री बताता है, 4 राउंड है तो 4 अलग अलग राउंड का भी डिग्री बताता है। तो इस तरह क्या एक फुल पिक हमारा कपड़े में लेफ्ट साइड से राइट साइड को जब पास कर रहा होता है, तो हर एक पोजीशन के हिसाब से वो कहाँ पे हर पोजीशन में फर्स्ट वाल्व के सामने कब आया, सेकंड वाल्व के सामने कब आया, मिडिल पे कब पहुंचा, फिलर के सामने कब पहुंचा, तो उसके आधार पर पिकिंग जिस तरह होता है उसको फॉलो करते हैं हमारा क्या वाल्व ओपनिंग होता है, जो सब नोजल होता है, मेन नोजल होता है, और हमारा जो अपना ऑक्सिलरी मेन नोजल होता है, और यह भी पिक स्टार्ट जो होता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व, अपना पिन का मैग्नेट पिन। तो ये सब क्या है अपना धागे का पिकिंग का नेचर के ऊपर, पिकिंग कब स्टार्ट होता है, उसका कब कितना पोजीशन में या तो कौन से टाइमिंग में पिक कहाँ तक पहुंचा है, मिडिल में पहुंचा है, लेफ्ट में पहुंचा, सेकंड सब वाल्व के सामने पहुंचा या फिलर में पहुंचा। तो इस तरह वो क्या टाइमिंग के साथ वो वाल्व कंट्रोल करता है, एयर कब निकलेगा वो कंट्रोल करता है वाल्व, यार कितना देना है कितना चाहिए वो कंट्रोल करता है हमारा रेगुलेटर। ठीक है, तो आरपीएम हो गया कितना पर मिनट में राउंड रोटेशन लेता है मेन शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट। प्रेशर होता है हमारा जो प्रोवाइडेड कंप्रेसर से प्रेशर आया हुआ है हम कितना दिए हुए हैं रेगुलेटर के थ्रू। टाइमिंग होता है वो कब के जो प्रेशर दिया है वो सही टाइम पे यूज हो, कहीं धागा पहुंचा नहीं, हम पहले खोल दिए तो प्रेशर वहाँ लॉस, धागा पहुंच गया उसके बाद खोले तो प्रेशर वहाँ पे बचत होगा, लेकिन क्या धागे लूजिंग आ सकता है, बेंड पिक आ सकता है, फिलिंग भी मार सकता है अननेसेसरी। ठीक है, तो ये क्या टाइमिंग कंट्रोल करता है, हम धागा आया धागे के हिसाब से टाइमिंग वो करता है कि धागा जैसे जैसे पहुंचा उसी वैसे भाल ओपन हो जाए। प्रेशर क्या होता है एक फिक्स जो रीड स्पेस होता है कपड़े की उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, आरपीएम के अकॉर्डिंग और वेट काउंट के अकॉर्डिंग हम प्रेशर को सेट करते हैं। और आरपीएम होता है हमारा डिजाइन के हिसाब से कौन सा डिजाइन को हम कितना आरपीएम तक चला सकते हैं, उसमें एंड्स भी देखा जाता है, धागे का क्वालिटी देखा जाता है, वीक धागा है अच्छा धागा है, फिर उसका कॉस्टिंग साइड से भी देखा जाता है कि कितना आरपीएम में चलाए तो ये कॉस्ट बैठेगा। अगर हमारे को कोई डिजाइन आया जो 800 में चलाने का था, अगर 750 600 में चलाएंगे तो उसका कॉस्टिंग बैठेगा नहीं, तो भले एफिशिएंसी 90 आएगा लेकिन कॉस्टिंग नहीं बैठेगा। जैसे तैसे करके उसको वो बेस्ट आरपीएम जितना हो सके चलाना है उतना करके चलाना पड़ता है, क्वालिटी सेटिंग करा के। तो अब बात रह गया था हमारा टॉपिक है आरपीएम, प्रेशर और टाइमिंग का क्या रिलेशन है। तो आरपीएम, प्रेशर और टाइमिंग का जो रिलेशन है, मैं पहले आरपीएम के ऊपर चलूंगा फिर प्रेशर फिर टाइमिंग। ठीक,
तो प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारा डिसाइड होता है वेप्ट और उसका रीड स्पेस और उसका क्या होता है आरपीएम। वेप्ट, रीड स्पेस और आरपीएम के हिसाब से हमारा प्रेशर सेट होता है। प्रेशर सेट होता है अपना वेप्ट का काउंट और क्या होता है रीड स्पेस और क्या होता है आरपीएम। ठीक है, वेप्ट का काउंट, रीड स्पेस, आरपीएम। वेप्ट का काउंट ज्यादा कोर्सर काउंट आया तो प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। रीड स्पेस से ज्यादा आया तो क्या है ज्यादा वेट का कपड़ा आया तो प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा दूरी तक कवर करे। आरपीएम बढ़ाए तो प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, आरपीएम कम किए तो प्रेशर कम करना पड़ेगा। ये प्रेशर के साथ है, ये आपस में इंटरलिंक है, आपस में ये सब भाई बहन है। वेप्ट काउंट, रीड स्पेस, आरपीएम, ये तीनों के साथ प्रेशर का लेन देन है। टाइमिंग कहता है कि इसके साथ ये प्रेशर हम पहले सेट कर दिए। टाइमिंग होता है कौन से भाल्व को, कौन सा नोजल को कब खोलना है। अननेसेसरी धागा आने के ज़्यादा पहले ना खोलना है कि धागा पहुंचने आने के बाद लेट खोलना है, तो उस हिसाब से नहीं है कि एक्यूरेट टाइम पे धागा मतलब भाल्व ओपन हो और जो अपना पिकिंग होता है वेप्ट वाला यान के ऊपर वो इफेक्ट डाले, ना कोई फीलिंग आए ना कहीं डैमेज आए। तो ये टाइमिंग कंट्रोल करता है। भाल्व से प्रेशर निकलता है, हमने जो प्रेशर सेट कर रखे, पर भाल्व का जो कब खोलेगा कब बंद करेगा एयर फ्लो वो कंट्रोल करता है उसका टाइमिंग। जो सोलेनोइड भाल्व होता है हम जो भी टाइमिंग डालते हैं उस हिसाब से भाल्व का जो पिस्टन होता है, प्लंजर होता है, वो ऑन ऑफ होके मतलब उसको भाल्व को ओपन करता है तो एयर फ्लो चालू रहता है, भाल्व बंद करता है तो वो एयर फ्लो बंद हो जाता है। ये बेसिक चीज है। ये क्या है एक्चुअली कोई लूम के लिए स्पेशल नहीं बताऊंगा, ये बेसिक चीज है। और क्या है आरपीएम। अब जो मेन टॉपिक है आपको ये चीज को अभी देखना पड़ेगा। अभी मैं जो शुरुआत में 8-10 मिनट का अभी बताया हूं ये क्या ओवरऑल चीज है। अब क्या इस वीडियो का जो मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट। तो आरपीएम क्या है, पर मिनट में हमारा कुछ एक लूम है, पर मिनट में हमारा जैसे कि 800 के आरपीएम में लूम चल रहा है, 800 के आरपीएम में लूम चल रहा है। तो 900 आरपीएम में लूम जब चलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि आरपीएम कम ज्यादा करते हैं तो उसका पीछे में क्या होता है। 800 आरपीएम चल रहा है तो मिनट में 800 बार राउंड लेता है। 900 आरपीएम चलता है तो मिनट में 900 बार राउंड लेगा, यानी 100 राउंड ज्यादा लेगा। ठीक है, जब 100 राउंड ज्यादा लेगा तो उसका जो रोटेशन है वो स्पीड बढ़ जाएगा। तो एक राउंड में 800 आरपीएम यानी 800 पीक लगता है, 900 आरपीएम मतलब 900 पीक लगते हैं। तो एक पीक के लिए हमारा जो साइकिल है 360 डिग्री। ठीक है, 800 आरपीएम है तो 800 साइकिल है, 800 गुना 360 डिग्री। एक पीक का 360, पूरा 800 राउंड होगा तो 800 का 360 में गुना करेंगे तो उतना डिग्री वो उसमें एक मिनट में वो कवर करेगा। और 900 आरपीएम का मतलब है 900 साइकिल है, एक साइकिल होता है 360 डिग्री, तो 900 आरपीएम का मतलब है 900 गुना 360 डिग्री, जितना आएगा वो उतना कवर करेगा। तो अब क्या है आरपीएम 800 था, 900 किए हैं तो वही मिनट वही रहा, लेकिन 100 आरपीएम बढ़ने के चक्कर में उसको जल्दी जल्दी तेजी से घूमेगा। तो हमारा जो साइकिल होता है 0 से 360, 800 के आरपीएम में 0 से 90 तक पहुंचने में और 90 से 180 पहुंचने में, या तो जो भी है 0 से 360 एक राउंड जो होता है, एक मतलब साइकिल जो होता है। ठीक है, तो वो जो पहुंचता है 800 आरपीएम में जितना टाइम लगता है, 900 आरपीएम जो होता है उसको फिर मिनट में 900 राउंड कवर करना है। तो उस तरह हमारे 900 राउंड कवर करना है तो एक राउंड में 360 का साइकिल होता है, 360 डिग्री का वो एक साइकिल होता है। तो 900 साइकिल पूरा करेगा तो 360 डिग्री जो 0 से 360 का जो रिपीट होता है वो जल्दी जल्दी होगा। यानी 800 के हिसाब से 0 से भले 90 डिग्री का जो वो है, ये डिग्री के हिसाब से क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन के हिसाब से हम भले ही कह सकते 0 से 90 डिग्री तक आया, और 800 में 0 से 90 डिग्री तक आया, 0 से 90 डिग्री तक आया जो टाइम लगा ए, मान के चलो 900 आरपीएम में वही 0 से 90 डिग्री आया, और ये टाइमिंग को कर देते बी, मान लेते, ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे सपोज ले लेते 800 में 0 से 90 तक पहुंचने में ए टाइम लिया, 900 आरपीएम में क्या है 0 से 90 पहुंचने में बी टाइम लिया। पर डिग्री के हिसाब से तो वही है कि ये 90 डिग्री का टाइम है, ये 90 डिग्री का टाइम है। पर क्या है अब मिनट के हिसाब से देखेंगे ना, ये आरपीएम ज्यादा होने की वजह से ये जल्दी जल्दी रोटेट करता है। तो 0 से 90 में जितना टाइम लगा है, तो 0 से 90 900 आरपीएम जब हो जाता है, डिग्री वही है किंतु इसको क्या है जल्दी वो कवर करता है, 90 डिग्री पहुंचने में वो जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो आरपीएम जब बढ़ता है, हम क्रैंकशाफ्ट की डिग्री के हिसाब से भले वही सेम रहेगा, तो उसको मेन नोजल के
टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है। और ये जब 800 आरपीएम में चल रहा है तो 90 से 180 कितना डिफरेंस है, 90 डिग्री। अब जब ये 900 हो जाएगा तो 90 से 180 टाइमिंग वही है, वो भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री डिफरेंस है, ये भी 90 डिग्री डिफरेंस है मेन नोजल का फ्लो डायरेक्शन, फ्लो टाइमिंग। पर ये जो 90 डिग्री है 800 आरपीएम में, 90 डिग्री में जब 800 आरपीएम में चल रहा है तो 90 डिग्री में वो फ्लो टाइम ज़्यादा है, भले ही 90 डिग्री है, लेकिन क्या ये स्लो घूमता है। 900 के हिसाब से 800 का जो रोटेशन होता है वो स्लो होता है। इस तरह हमारे जो 90 से 180 पहुंचने में जो 90 डिग्री है और 900 के जब चलता है उस टाइम भी 90 से 180 अगर खुला रहता है, टाइमिंग मान लो 90 और 180 दोनों के लिए रखे हैं, 800 और 900 के लिए। पर 90 से 180 जो 90 डिग्री है यह भी 90 डिग्री है, पर ये ज़्यादा तेजी से घूमने के चक्कर में ये जो 90 डिग्री है वो जल्दी कवर कर लेता है ये 900 में, और 800 में वही 90 डिग्री, लेकिन वो थोड़ा सा धीरे कवर करता है, इसके हिसाब से थोड़ा कम स्लो कवर करता है, मतलब इसका स्लो स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, ठीक है। टाइमिंग वही है, 90 डिग्री का ओपनिंग है, लेकिन क्या है 900 डिग्री जो 900 आरपीएम होता है वो 90 डिग्री कवर जल्दी कर लेता है क्योंकि उसको जल्दी जल्दी घूमता है वो। और 800 आरपीएम में क्या होता है वही 90 डिग्री का टाइम है, लेकिन क्या करता है वहाँ पे वो थोड़ा सा धीरे कवर करता है, स्लो, उसका टाइम ज़्यादा लेता है। बोले 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री 800 के हिसाब से देखो, 90 डिग्री 900 के हिसाब से देखो ना, 90 डिग्री डिग्री के हिसाब से 90 डिग्री, लेकिन इसका जो टाइम कवर करने का वो जल्दी होता है 900 के हिसाब से, 900 के हिसाब से जल्दी होता है, 800 के हिसाब से वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। मैं ये क्यों बताया, मैं आगे जो बताऊँगा वो आपको मतलब समझ में आएगा क्यों बताया। अब दूसरा बात है आरपीएम के साथ साथ हमारा धागे का स्पीड, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपका राइट साइड में फीलिंग मारता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आरपीएम के साथ साथ धागे का स्पीड क्या है। आरपीएम क्या होता है, ये रोटेट तो करता है, इसके साथ हमारा 4 लिंक सिस्टम है, 6 लिंक सिस्टम है जो बीटअप का रॉक शेफ्ट अंदर का गियरिंग जो अपना मेन गियर होता है मशीन का, जो उसका सेंट्रल गियरिंग सिस्टम जो होता है अंदर, तो उसमें क्या है जो क्रैंक के साथ लिंक दिया गया है 4 लिंक सिस्टम, 4 लिंक बीटअप या तो 6 लिंक बीटअप जो है, उसके हिसाब से वो स्ले को फॉरवर्ड और क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड करता है, टू एंड फ्रो करता है, ठीक है। रिवर्स मूवमेंट होता है और फॉरवर्ड मूवमेंट भी होता है। जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है वो तो 360 के डिग्री के हिसाब से रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन है इसका। पर जब हमारा स्ले मूवमेंट करता है वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स के डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, टू एंड फ्रो रेसिप्रोकेटिंग होता है उसका, रेसिप्रोकेशन मोशन उसको कहते हैं कि वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स होता है। तो अब क्या है, अब ये 360 जितना तेजी से 800 के हिसाब से जितना घूम रहा था 900 में थोड़ा तेजी से घूमेगा, तो हमारा जो फॉरवर्ड और रिवर्स होता था मशीन का जो रीड का, वो क्या है वो भी उस हिसाब से, ये डायरेक्ट लिंक है ना 4 लिंक के साथ, तो क्रैंक के साथ डायरेक्ट अपना जो लीवर है 4 लिंक जो सिस्टम है, लिंक मैकेनिज्म है, वो डायरेक्ट स्ले को रॉकशाफ्ट तक कनेक्ट है, रॉकशाफ्ट के ऊपर रीड बैठा है, तो रीड उसी हिसाब से वो 900 के हिसाब से वो अपना स्पीड पकड़ लेता है। पर हमारा कहना क्या है, जो धागा जा रहा है ना, धागा आगे के कितना स्पीड में जाएगा वो कौन तय करता है, धागा कितना स्पीड में आगे जाएगा वो तय करता है वो प्रेशर। हम क्या प्रेशर दे रखे हैं, अब मेन क्या है आरपीएम प्रेशर वाला वो टर्म आएगा, तो प्रेशर हम जितना ज्यादा देंगे धागा उतना जल्दी से आगे जाएगा। हम बाइक में जितना एक्सीलरेटर दबाएंगे उतना आगे वो जाएगा, और गियर भी अपन को डालना पड़ता है 4 नंबर ताकि वो 75-80 के स्पीड में जाए। तो हमारा आरपीएम 900 में है, लूम तो अपना जो रीड है, अब 2 चीज है, या एक तो रीड का स्पीड, एक होता है अपना धागे का स्पीड। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये चीज थोड़ा सा बारीक से आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या है, रीड का जो स्पीड होता है वो 900 के हिसाब से वो तो लिंक मैकेनिज्म के थ्रू अपना रॉकशाफ्ट लगा है, स्ले लगा है, रीड ऊपर बैठा है, वो तो ले लेता है डायरेक्ट क्योंकि वो पॉजिटिवली ड्रिवेन है फ्रॉम क्रैंकशाफ्ट। पर क्या होता है जो धागा होता है उसके साथ साथ उसको मैच करना पड़ता है। अब क्यों मैच करना पड़ता है, देखो अब ये हो गया रीड, अब ये हो गया रीड का अलग अलग पोजीशन है। ये मान लो 180 डिग्री वाला पोजीशन, ये 100 डिग्री में यहाँ है, और बीटिंग पोजीशन मान लो ये है, बीटिंग पॉइंट ये है, और इस तरह ये मूवमेंट करता है, इधर को मूवमेंट करता है, इधर को मूवमेंट करता है, ये बैकवर्ड जा रहा है, ये फॉरवर्ड को आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे रॉकशाफ्ट है। ये मान लो 180 डिग्री वाला पोजीशन का दिखाया हूँ, रीड का 100 डिग्री वाला पोजीशन ये है, और ये होता है फ्रंट पोजीशन,
ये फ्रंट पोजीशन, ये होता है बैक पोजीशन, ठीक है। अब ये हो गया अपना बीच वाला पोजीशन। बीच वाला पोजीशन 90 होना चाहिए, मैं थोड़ा सा रीड को 100 डिग्री में दिखाया हूँ, ठीक है। तो अब क्या, रीड इस तरफ आता है, बीटिंग होता है, फिर पीछे जाता है, फिर आता है। इसका जो स्विंगिंग है, इसका जो फॉरवर्ड और रिवर्स का स्पीड है, स्पीड वो क्या होता है, वो मशीन के आरपीएम के हिसाब से वो डायरेक्ट कनेक्ट है अपना 4 लिंक सिस्टम के द्वारा। अपना 4 लिंक सिस्टम जो है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है और वो पॉजिटिव ड्रिवन है। मोटर ड्राइव हुआ, मोटर ड्राइव से बेल्ट पुली लगा है, बेल्ट पुली से मशीन शाफ्ट का पुली लगा है, मशीन शाफ्ट से जो क्रैंक है, क्रैंक से अपना 4 लिंक सिस्टम है, 4 लिंक सिस्टम से अपना रॉक शाफ्ट को लगा है, रॉक शाफ्ट के ऊपर स्ले है, स्ले के ऊपर अपना रीड को बैठाया गया है। तो इसके हिसाब से हमारा रीड के डायरेक्ट ड्रिवन होता है, किससे, क्रैंक शाफ्ट से। पर 900 के हिसाब से ये मैच कर लेता है। पर अब बात रह गया, जो धागा आ रहा है, जो धागा आ रहा है अपना वेफ्ट का जो धागा आ रहा है, उसको इस स्पीड के साथ मैच करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि रीड अगर 800 के आरपीएम में 240 पहुंचने में जो टाइमिंग लेता था, 900 में आरपीएम होगा तो थोड़ा जल्दी, 240 आएगा तो थोड़ा उसको जल्दी आ जाएगा। तो जल्दी आएगा तो उधर से क्या, पिक जो आ रहा था 800 के हिसाब से, उसको थोड़ा सा जल्दी पहुंचाना है। जल्दी पहुंचाना मतलब उसका जो प्रेशर है, पीछे से धकेलने वाला जो काम करता है, कौन सा, एयर प्रेशर, उसको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे तब जाके ये बराबर टाइम पे ही पहुंचेगा। मान लो हम क्या करेंगे, 800 के आरपीएम में प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 900 के हिसाब से ये रीड घूम रहा है, पर वो धागा जो आ रहा है, भले 800 के हिसाब से वो धागा सेट हुआ है, तो 240 में 800 के टाइम वो 240 का अराइवल बता रहा था, तो 900 के आरपीएम में क्या है, वो 240 के जगह 260 क्यों बताएगा, 260 इसलिए बताएगा कि रीड हमारा तेजी से घूम रहा है। तो 800 के हिसाब से जब 240 में वो धागा आगे पहुंच रहा था, अब 900 आरपीएम में क्या, 240 टाइम पे वो क्या है, रीड उस टाइम क्या 260 पहुंच गया होगा। तो धागा तो आएगा, धागा को तो लगेगा मैं 240 में पहुंच रहा हूं, पर रीड उस टाइम पे पहुंच गया होगा 260। और हमारा फिलर क्या है, रीड के साथ है, तो फिलर डिटेक्ट करेगा, जो इनकोडर लगा है वो रीड के हिसाब से डिटेक्ट करेगा ना। तो धागा वही आ रहा है, स्पीड है, धागा वही स्पीड से आ रहा है, लेकिन क्या है, रीड का जो मूवमेंट होता है वो ज्यादा तेजी हो गया है, क्योंकि हमारा आरपीएम बढ़ाया हुआ है। तो इसके लिए वो धागा जो शो करेगा अराइवल, वो होगा 260। तो इसलिए रीड का जो मूवमेंट है, या तो इनडायरेक्टली आपका मशीन का आरपीएम जो है उसके साथ आपका जो धागे का स्पीड को क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, ठीक है। धागे का स्पीड अगर मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा, भले ही धागा 800 के हिसाब से 240 में पहुंच रहा है, लेकिन ये तेजी से आरपीएम जब बढ़ जा रहा है तो जो 240 के जो पहुंच रहा था वो रीड के थोड़ा आगे चला जाएगा, 260 के और चला जाएगा। तो धागा, क्योंकि धागा को नहीं मालूम कि रीड, धागा का स्पीड और रीड का स्पीड, रीड स्पीड लेता है अपना क्रैंकशाफ्ट से, धागा स्पीड लेता है अपना प्रेशर से, तो दोनों को मैच करना पड़ेगा। रीड 240 में पहुंच रहा है तो धागा भी 240 में पहुंचना चाहिए, या तो आपका जो अराइवल सेट हुआ है 250 में रीड पहुंच रहा है तो उस टाइम अपना वेफ्ट जो होता है वो भी 250 में पहुंचना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या है, आरपीएम को जो रीड वाला मूवमेंट होता है वो वेफ्ट का जो स्पीड होता है, ये दोनों का मैच करते हैं। तो आम भाषा में बोलूंगा, अगर क्रिकेट के भाषा में बताऊं तो और अच्छा लगेगा। अब सचिन तेंदुलकर ने कवर ड्राइव मारा, यहां पे ये बैट्समैन है, ठीक है, ये कवर ड्राइव मारा तो क्या करेगा, तो इस डायरेक्शन में आया और ये हो गया बाउंड्री लाइन, ये हो गया बाउंड्री लाइन। और ये वाला फील्डर को किस तरह जाना पड़ेगा, यहाँ मान लो गेंद इस डायरेक्शन में आ रहा है और सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे वो शॉट मारा है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर यहाँ पे शॉट मारा है, तो ये कवर ड्राइव में आ रहा है। कवर ड्राइव क्या था, कवर में इस डायरेक्शन में आया है, तो अभी फील्डर हमने पहले रखे थे लॉन्ग ऑफ में, तो इसको कवर तक कवर करना है, तो वो अगर जो शॉट लगा है अगर ज़्यादा तेजी से लगा है तो उसको क्या है, थोड़ा जल्दी उसका स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो बाउंड्री लाइन के पहुंचने के, गेंद पहुंचने के पहले फील्डर को पहले पहुंचेगा, तब जाके इसको वो पकड़ सकता है, ठीक है। अगर ये सचिन तेंदुलकर जो शॉट मारा, अगर वो थोड़ा स्लो मारा या तो गेंद का स्पीड कम है, तो ये हिसाब से मतलब ये गेंद का स्पीड और ये फील्डर जो भाग के जा रहा है, दौड़ रहा है, उसका स्पीड जब मैच होगा तभी जाके ये उसको 4 होने से, बाउंड्री होने के पहले ये बचा लेगा, ठीक है। इस तरह हमारा लूम पे क्या होता है, लूम पे यही होता है
कि हमारा जो है, जो सचिन तेंदुलकर जैसे शॉट मारा, तो हमारा क्या है, रीड जो मूवमेंट लेता है वो मशीन के क्रैंकशाफ्ट से वो मूवमेंट ले लेता है, तो वो रीड तो पकड़ लेता है आरपीएम 900 के हिसाब से वो आरपीएम पकड़ लेता है। पर हमारा जो फील्डर है नहीं पहुंचा, जो धागा होता है उसको अगर 240 में अराइवल सेट किया हो तो 240 में पहुंचना है, और ये 900 के स्पीड में जा रहा है तो जल्दी वो पहुंचेगा 240, तो उस हिसाब से जो धागा होता है उसको 240 में, उस हिसाब से उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है, डायरेक्ट हमारा जो आरपीएम जब बढ़ता है प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आरपीएम जब बढ़ता है प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है। एक चीज ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो प्रेशर को हम लोग कैसे सेट करते हैं, वेब का काउंट, वेब ट्रे फाइन है तो कम प्रेशर लगेगा, वेब ट्रे मोटा है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, रीड स्पेस हायर विड्थ का है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, रीड स्पेस कम है तो कम प्रेशर लगेगा, आरपीएम ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, आरपीएम कम है तो कम प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो आरपीएम और प्रेशर का क्या है, आरपीएम जितना बढ़ाओगे उस हिसाब से प्रेशर को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रेशर आप आरपीएम बढ़ा दिए तो अपना मन का मतलब प्रेशर ज्यादा ही बढ़ा दिया, ज्यादा बढ़ाओगे होगा क्या, ज्यादा बढ़ाओगे होगा यही, रीड पहुंचा है 240 और प्रेशर ज्यादा कर दिए तो वो धागा पहुंच जाएगा 210 220 में। लेकिन क्या है, हमारा अराइवल पेज में जो होता है वो एक सैंपलिंग पिक होता है, आपका 30 पिक्स का या 10 पिक्स का या 50 पिक का वो एक एवरेज शो करता है। तो आपका जो भी पिक में फिलिंग मारा है वो 220 का अराइवल आया है, लेकिन वो जो एवरेज में दिखाता है ना वो 220 वाला दिखाएगा नहीं, आपको वो पकड़ में नहीं आएगा कि ये फिलिंग मारता है क्यों, क्योंकि हमारा रीड पहुंच रहा है 240, तो उसके साथ साथ हमारे को क्या है, धागे को भी पहुंचाना पड़ेगा 240 में। अगर हमने प्रेशर तो बढ़ा दिए, हमारे को भी ये भी नहीं मालूम कि आरपीएम के हिसाब से प्रेशर कितना बढ़े, प्रेशर तो हमने बढ़ा दिए जानबूझ के, और उसके वजह से वो क्या पता वो धागा जाके 220 में पहुंच रहा है और 220 में पहुंच रहा है, तो उसका मतलब है 220 में पहुंच रहा है तो उसका मतलब है हम तो 240 में सेट किए हैं तो जल्दी पहुंच रहा है, तो 220 में पहुंचेगा तो सेट तो बराबर खुला हुआ है कि नहीं हुआ वो भी देखना पड़ेगा ना। तो धागा जा रहा है तो सेट के साथ भी देखना पड़ता है, सेट खुला है कि नहीं खुला है, जल्दी पहुंचा देंगे तो धागा सेट में फंसेगा, लेट पहुंचा देंगे तो भी फंसेगा। तो इसके लिए रीड को अराइवल क्या मांग रहा है उस हिसाब से रीड का मूवमेंट क्या है, आरपीएम क्या है, उस हिसाब से धागे का जो स्पीड है वो उसके साथ मैच करना पड़ता है। दूसरी बात क्या है, एक और बात बोलूं, यहाँ पे ये जो धागा जा रहा है और यहाँ पे यहाँ नोजल लगा है, ठीक है, यहाँ फिलर लगा है, ठीक है, तो ये जब नोजल जा रहा है तो आरपीएम जब बढ़ता है ना, हमारे पास यही मैं बोला था कि 0 से 90 में जाने में जो टाइम लगता है 800 के हिसाब से ये जल्दी पहुंचता है। तो हमारा जो वो धागा पहुंच रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है पिकिंग के टाइम, तो उसका जो हर एक भाल्व का जो ऑन टाइमिंग है आप थोड़ा ईयरली करके चला सकते हो, 5 डिग्री 4 डिग्री ईयरली करके इसलिए चला सकते हो। क्यों कि हमारा जो टाइम होता है 900 के आरपीएम में वो मशीन का जो भाल्व ऑन ऑफ होता है ना तो उसको टाइमिंग कम मिलता है। टाइमिंग कम मिलने से हमारे को क्या है, हो सकता है रनिंग में कोई भाल्व खुला नहीं और पिक गया तो वहां पे अटक गया, या तो वहां फिलिंग मार दिया। इसके लिए जब आरपीएम ज्यादा चलता है आपको ईयरली टाइमिंग करना पड़ेगा, जो भी भाल्व होता है उसको थोड़ा सा टाइमिंग ईयरली करना पड़ेगा। ईयरली मतलब अगर कोई भाल्व का टाइमिंग आप 90 रखे हो तो उसको 85 या तो 80 कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, अगर मतलब उसका शुरुआत में आप ईयरली नहीं करोगे, धागा तो पहुंच गया, उसके बाद खोलोगे तो हो सकता है वो टाइमिंग कम मिल रहा है, वहां पे टाइमिंग कम मिल रहा है जब आरपीएम ज्यादा होता है तो इसलिए हमारे को क्या, थोड़ा सा धागा आने के पहले ही टाइमिंग को खोल दो, भाल्व को खोल दो, इसलिए ईयरली टाइमिंग करना पड़ेगा आरपीएम के चक्कर में। आरपीएम के चक्कर में हमारे को प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, टाइमिंग ईयरली करना पड़ेगा जो ऑन वाला, और ऑफ वाला टाइमिंग को एक बार धागा पहुंच गया उसके बाद क्या है, उसको जितना जल्दी हो सके क्लोज कर लो, क्योंकि हमें अगर ज्यादा टाइम तक भी ओपन रखेंगे तो प्रेशर तेजी से निकल रहा है नोजल से तो धागा को तोड़ने का भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए ऑन टाइमिंग को भले आप ईयरली कर सकते हो लेकिन ऑफ टाइमिंग को थोड़ा जल्दी बंद करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये था आरपीएम, प्रेशर और टाइमिंग, ठीक है। तो अब क्या बताऊं, आरपीएम का आपको पता लग गया, प्रेशर का पता लग गया, टाइमिंग का पता लग गया। अब ये जो चीज बोल रहा था, ये बोल रहा था मैं, अगर कम आरपीएम में चल रहा है 800 तो उसको अगर 900 में करेंगे तो कैसे होगा। अब वही बात है, मैं उल्टा के करके बता रहा हूं। आरपीएम चल रहा है 900 और एक आरपीएम आ गया 750, अब इसका अपोजिट है
तो उसका भी सेटिंग तो बताएंगे ना कि आरपीएम हम तो या तो ऊपर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं। अब बढ़ाने के टाइम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो भी बता दिया। अब कम करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो भी मेरे को बताना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, 900 आरपीएम में क्या हो रहा था, जब 900 आरपीएम में मशीन चल रहा था तो इसका जो स्पीड है ज़्यादा है, और 0 से 90 जाने में और 700 आरपीएम में 0 से 90 जाने में डिग्री वही है 90 डिग्री, लेकिन क्या 0 से 90 वो जल्दी पहुंच रहा था, 750 होगा तो थोड़ा सा इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। 90 डिग्री तो वही है, डिग्री आप कंफ्यूज मत हो कि ये डिग्री तो 90 डिग्री का बता रहे हैं, ये क्यों टाइमिंग ज़्यादा कम हो रहा है, ज़्यादा इसलिए हो रहा है 900 आरपीएम में वो जल्दी जल्दी रोटेट करता है, तो 0 से 90 पहुंचने में जितना टाइम लगता है 750 में 0 से 90 पहुंचने थोड़ा सा स्लो जा रहा है, स्लो घूमेगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। तो वही होता है इस क्षेत्र में 0 से 90, भले एक भाल्व का टाइमिंग मैंने 90 से 180 डाला हूँ 900 के हिसाब से, और 750 के हिसाब से 90 से 180 उसमें भी डाला हूँ, दोनों में 90 डिग्री का ओपनिंग है। लेकिन आरपीएम ज़्यादा होने की वजह से जो 90 डिग्री पहुंच रहा है, हर 90 डिग्री जब कवर करता है अपना क्रैंकशाफ्ट या तो रीड जब 90 डिग्री मूवमेंट करता है तो वो क्या है जल्दी कवर करता है, और 750 में क्या होता है थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, थोड़ा स्लो कवर करता है, ठीक है 900 के हिसाब से, ठीक है। अब क्या है आरपीएम के साथ प्रेशर और टाइमिंग, आरपीएम कम हुआ तो वो क्या है स्लो घूमेगा, एक आरपीएम का मतलब है एक पिक, 900 आरपीएम का मतलब है 900 पिक, अभी 750 पिक, 750 पिक लगेगा, लेकिन मिनट वही है, एक मिनट में 900 लग रहा था अभी मिनट में 750 लगेगा, तो 150 पिक कम लगेगा, तो 150 पिक जो ज्यादा लग रहा था उसको टाइमिंग जल्दी जाना पड़ता था क्योंकि मिनट में 150 ये ज्यादा कवर कर रहा था। अब क्या है इसमें मिनट वही रहा, मिनट तो वही रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है 150 पिक कम लगेगा, तो कम लगेगा, जो बाकी 750 पिक लगेगा थोड़ा सा आराम से लग सकता है क्योंकि इसको टाइम तो 1 मिनट है, ठीक है ना। तो आरपीएम कम होगा तो धागे का जो स्पीड है वो भी कम करना होता है। धागे का स्पीड कैसे कम करेंगे, धागे का स्पीड ऐसे कम करेंगे, इसका अपना क्या प्रेशर को कम करके। इस क्षेत्र में वही है जैसे रीड का स्पीड बढ़ रहा था क्रैंक मशीन क्रैंकशाफ्ट से, तो हम धागे को स्पीड को एडजस्ट कर रहे थे, धागे को स्पीड को ये नहीं मालूम कि क्रैंकशाफ्ट हमारा कितना स्पीड में घूम रहा है, इसके लिए ये बहुत बड़ा मैटर है। जब हमारा राइट साइड में फीलिंग मारता है तो क्रैंकशाफ्ट जब हमारा क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट जब हमारा रोटेट करता है, वेफ्ट को नहीं मालूम कि क्रैंकशाफ्ट का आरपीएम क्या है, क्रैंक का आरपीएम क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपको पीछे से क्या प्रेशर दे रखे हो, एयर प्रेशर क्या दे रखे हो, ठीक है। तो 750 के हिसाब से क्या होगा, अब आरपीएम 900 था, अब रीड स्लो घूम रहा है 900 के हिसाब से 750 में थोड़ा धीरे घूमे, धीरे आगे पीछे होगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स होगा, ठीक है। तो 750 के हिसाब से वो कितना तेजी से आगे पीछे हो रहा है, और जो धागा 900 के हिसाब से थोड़ा जल्दी आ रहा था, अगर प्रेशर कम नहीं करेंगे होगा क्या, देखो होगा यही, अगर 240 में 900 के हिसाब से जब पहुंच रहा था रीड, तो 750 में हम प्रेशर भी ऐसे इस हिसाब से सेट किए थे, धागा रीड भी पहुंच रहा था 240 और वेफ्ट भी पहुंच रहा था 240। अब क्या होगा 750 में यही होगा कि रीड क्या होता है 240 पहुंच रहा था ना, 750 में क्या होगा 230 में पहुंचेगा रीड, ठीक है। या तो उसको एक दूसरे भाषा में बताता है, अगर 900 आरपीएम में हमने 240 का रीड टाइमिंग के साथ हम अराइवल को सेट किया 240, अगर 750 आरपीएम कर देंगे, वही 240 में क्या होता है, वो वेफ्ट क्या होता है वो आगे चला गया होगा, आगे चला जाता होगा। जैसे 240 में सेट किए हैं तो रीड जो होता है 240 में पहुंचने में जो टाइम लग रहा था, 750 आरपीएम में क्या है 240 में पहुंच रहा था जब 900 आरपीएम में, तो 750 में क्या होगा, 750 में वो क्या होगा 230 में होगा, क्योंकि वो आराम से जाएगा ना, 240 पहुंच रहा था जल्दी, अब 750 में क्या होगा वो 230 तक आया होगा, बोले वही टाइमिंग में। अगर आपने 240 में सेट करना है तो उसको थोड़ा सा प्रेशर कम करना पड़ेगा, प्रेशर कम करेंगे तभी रीड का जो मूवमेंट होता है उसके साथ ये भी मैच करे। अब रीड गया नहीं 240, धागा पहले पहुंच गया, अगर आरपीएम का स्पीड प्रेशर नहीं कम किए हो, और या तो रीड पहुंच गया 240, धागा जा रहा है उसके बाद पहुंच रहा है 260 में, तो ये चीज नहीं होगा। तो रीड का स्पीड और वेफ्ट का स्पीड, लेकिन ये चीज है कि हमने क्या रीड का जो स्पीड रखे, आरपीएम जो रखे रूम का, ये वेफ्ट को नहीं मालूम, वेफ्ट को नहीं मालूम कि क्या आरपीएम से लूम चल रहा है, उसको हम प्रोवाइड करना पड़ेगा इनपुट में कि प्रेशर के हिसाब से प्रेशर अपने को सेट करना पड़ेगा, कौन सा प्रेशर में लूम बढ़िया चल रहा है। तो यही था कि हमारा रीड के आरपीएम के हिसाब से प्रेशर को कैसे सेट करते हैं। और टाइमिंग का बात क्या करेंगे, जब आरपीएम कम होगा
टाइमिंग क्या होगा, यही देखो 0 से 90 जब हो रहा था, ये क्या जल्दी जल्दी कवर कर रहा था, 0 से 90, 90 180। अब 750 होगा तो क्या होगा, जब 0 से 90 जितना टाइम लग रहा था, ये 750 में क्या है 0 से 90 नहीं पहुंचा होगा, वो पहुंचा होगा 75 या तो 80, क्योंकि 900 के हिसाब से, 900 के हिसाब से जितना टाइम पे वो 0 से 90 जा रहा था, 750 में वो 0 से 90 तक नहीं गया होगा, वो जाएगा 75-80 डिग्री तक, क्योंकि आरपीएम कम है, स्लो स्लो जाएगा, स्लो स्लो घूमेगा ये, ठीक है। तो इसका क्या है, आरपीएम जब कम होता है हमारे पास टाइम मिल जाता है, टाइम सफिशिएंट मिल जाता है कि धागे को आगे पुश करे और धागा इंसर्शन हो जाए। इसीलिए कम आरपीएम हम लोग क्या करते हैं, एक तो प्रेशर कम करते हैं, और उसका जो ऑन वाला टाइमिंग को, कोई भी नोजल, पिन का हो चाहे नोजल का हो, रिले नोजल, सब नोजल, मेन नोजल, कोई भी टाइमिंग वाल्व का ऑन टाइमिंग को हम लेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को आगे टाइम है। अब हाई आरपीएम में क्या होता है, हमारा क्या है, टाइम नहीं रहता, इसके लिए ऑन टाइमिंग को थोड़ा जल्दी खोल देंगे तो जल्दी जल्दी आगे पहुंच जाएगा वो धागा। अब क्या इसमें टाइमिंग है, टाइम है आगे, अगर 5 डिग्री लेट भी कर देंगे तो कोई जल्दीबाजी नहीं, आगे सफिशिएंट टाइम है। तो इसके लिए ऑन टाइमिंग को हम लेट करके चला सकते हैं, प्रेशर को कम करके चला सकते हैं आरपीएम कम में। लेकिन हाँ, एक बार पिक इंसर्शन हो गया 240 के बाद, फिर उसके बाद क्या 240 से जब 360 तक बीटिंग आता है ना, 320 क्रॉस हो जाता है धागा, जब क्रॉस हो जाता है तो पिक वाला धागा वेफ्ट वाला धागा से वार्प के साथ क्या है, सपोर्ट वार्प वाला धागा वेफ्ट वाला धागा को पकड़ लेता है। वो जब क्रॉस होता है तो क्रॉसिंग होने तक वो जो टाइमिंग है थोड़ा स्लो जाएगा। जैसे जो क्रैंक रोटेशन कम है ना 750 के हिसाब, 900 के हिसाब से 750 कम है, तो जो एक बार 240 में पिक पहुंच गया, फिर 240 से अपना जो फ्रेम क्रॉसिंग आप रखे 320 310, तो वहां तक धागा के फ्री रहता है। तो वो टाइमिंग को, वो टाइमिंग तक धागा पहुंचने के बाद 240 के बाद, अराइवल के बाद सेट क्रॉसिंग होने तक, सेट क्रॉसिंग जब तक नहीं होता है धागे को क्या है, एक सपोर्ट करके रखना पड़ता है कि वो स्ट्रेच होके रहे, नहीं तो वो क्या फिर बैक हो जाएगा, फीलिंग मारेगा। इसीलिए क्या टाइमिंग को, जो सब नोजल वाली टाइमिंग को या तो मेन नोजल वाला जो टाइमिंग हो, आप थोड़ा ज्यादा करके चला सकते हो। ज्यादा मतलब उसका ऑन टाइमिंग जो फ्लो टाइमिंग को ज्यादा कर सकते हो। प्रेशर कम, टाइमिंग ज्यादा लगता है आरपीएम कम में, और आरपीएम ज्यादा जब होता है उसका ऑन टाइमिंग को यार्ली करके, प्रेशर ज्यादा टाइमिंग कम, टाइमिंग कम होता है लेकिन प्रेशर ज्यादा लगता है आरपीएम में, और कम आरपीएम में क्या होता है, टाइमिंग लगता है ज्यादा और जो आरपीएम प्रेशर होता है, जो हाई आरपीएम में क्या होता है, हमारा टाइमिंग लगता है कम, प्रेशर लगता है ज्यादा। कम आरपीएम में क्या होता है, टाइमिंग लगता है ज्यादा, प्रेशर लगता है कम। यही था आरपीएम, प्रेशर और टाइमिंग के ऊपर, ठीक। तो आज वाला वीडियो कहीं ना कहीं आप लोग को एक बेसिक चीज के ऊपर आपको फायदा रहेगा, क्योंकि आप कोई भी लूम पे काम करो उसका तो अलग अलग टाइमिंग है, आप पिक स्टार्ट क्या रख रहे हो, उसमें क्या, ये जो बात किया हूँ इसमें भी वेफ्ट काउंट अलग अलग नहीं लिया हूँ, वेफ्ट काउंट फिक्स है और आपका रीड स्पेस फिक्स है। तो आरपीएम, प्रेशर, टाइमिंग का क्या लेन देन, अगर आप कहोगे नहीं वेफ्ट काउंट मोटा हो गया तो उस हिसाब से आरपीएम भी, प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, टाइमिंग यार्ली करना पड़ेगा, तो वो अलग अलग होता है फिर। लेकिन आरपीएम, प्रेशर, टाइमिंग का क्या ऊपर आपस में रिलेशन था वो इस वाले वीडियो में बताएं। तो हमारे वीडियो आप लोग देख के, जैसे भी कोई भी लूम पे आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से उसमें क्या सेटिंग रह रहा है, और इस वीडियो से थोड़ा सा बेसिक करके, एक बेसिक नॉलेज के साथ अपना दिमाग में उसको याद करके उसको कहीं ना कहीं सेटिंग करेंगे तो फायदा रहेगा। ऑलरेडी क्या है, इस चीज़ को मैं यूज़ करके ही फायदा ले रहा हूं और फायदा भी हो रहा है, मशीन भी बढ़िया चल रहा है। तो आरपीएम कम होगा, आप टाइमिंग में लूम चलाओ, टाइमिंग ज्यादा के में लूम चलाओ, और आरपीएम ज्यादा है वहां पे टाइम नहीं मिल रहा, आप प्रेशर से लूम चलाओ, तब जाके क्या है ये लूम अच्छा चलेगा, और सीएफएम में उसी हिसाब से कम आएगा, जो मतलब आपको जितना चाहिए उतना ही आएगा, ज्यादा वेस्टेज नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज वाला वीडियो यही है। तो हमारा ये क्या एक बेसिक चीज़ है। आप कहोगे नहीं कि मैं एक्चुअली टाइमिंग के हिसाब से नहीं बढ़ाया कि आरपीएम इतना रहेगा तो क्या हम प्रेशर रखेंगे, क्या टाइमिंग रखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन सा धागे के ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्या रीड स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका आरपीएम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या है, एक अपना ये क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं कि कितना प्रेशर रखेंगे तो कितना आरपीएम में क्या चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका धागा अलग अलग आएगा, 3 काउंट से लेकर 80 काउंट 100 काउंट तक आ सकता है। रीड स्पेस से 65 इंच से लेकर 75 80 82 इंच तक भी आ सकता है। वाइडर विड्थ है तो और ज़्यादा भी आ सकता है। इसलिए ये क्या है, चेंजिंग होता रहता है। आप क्या है, आप टाइमिंग सेट करो, प्रेशर सेट करो, उसके हिसाब से उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। लूजिंग नहीं आना चाहिए, फीलिंग कम आना चाहिए, फीलिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके आधार पर ये
सब कुछ होता है। और जितना भी मशीन है एयरजेट की, उसमें 19-20 का फर्क है, बस टाइमिंग उस मशीन में क्या वो सजेस्ट कर रहा है, टोयोटा में क्या सजेस्ट कर रहा है, पिकानल में क्या सजेस्ट कर रहा है, तो अलग अलग मशीन का वही है, लेकिन बेसिक जो चीज़ है मैं जो बता दिया यही है। लेकिन वो आप टाइमिंग के हिसाब से आप सोचो, फिर ये वीडियो को मिलाओ, वो मैच कर रहा है क्या, फिर आप कमेंट करना कि ये मैं इस लूम पे काम किया तो मेरे को फायदा हुआ। ठीक है, आप लोग जैसे भी मैं पिछला वीडियो में रिक्वेस्ट किया था, हमारा वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या आप लोग लाइक करते हैं, कंग्रेचुलेसन करते हैं, बेस्ट वीडियो कहते हैं कि नहीं ये बढ़िया वीडियो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो तो कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया करना है कि आप लोग अगर हमारा वीडियो से कुछ सीख रहे हो, कोई लूम अटेंड कर रहे हो और क्या चीज़ को उस पर अप्लाई किए, चाहे कोई भी मशीन हो, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर एयरजेट लूम के लिए नहीं बता रहा हूँ, जितना भी एयरजेट लूम है सबके लिए बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप कहीं भी काम कर रहे हो, अगर उसका यूज कर रहे हो और मशीन सक्सेस हो रहा है, तो कम से कम वो आप कमेंट में डालो, ताकि हम लोग को लगे, मेरे को लगे कि नहीं मैं जो बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आदमी लोग का फायदा हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए रह रहे हैं। अगला वीडियो मैं भी शेड्यूल में रखा हूँ क्वालिटी सेटिंग वाला, जो शेड का साथ वार पर फिलिंग स्टफ का क्या लेन देन। ठीक है, तो अगले महीना हम कैम वाला वीडियो लाएंगे, पूरा महीना कैम वाला वीडियो ही रहेगा। तो आज वाला वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, तब तक के लिए रह रहे हैं, धन्यवाद।